नमस्कार स्टूडेंट्स, बी ग्रुप वाले सभी बच्चों के लिए एक हमने थोड़े समय पहले ही बताया था कि टीम चार्विक उनके लिए सबसे डरावना सब्जेक्ट, मतलब डर लगता है जिस सब्जेक्ट से होता है फिजिक्स। और फिजिक्स को कैसे सरल बनाया जाए, फिजिक्स में मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर किए जाए। तो उसके लिए हमने नीट 2022 के हमारे बैच के जिनकी फिजिक्स पे पकड़ भी अच्छी थी और उन्होंने एमबीबीएस सीट सिक्योर भी कर ली है, उन्हीं से पूरा एक महीने तक पूरा रिसर्च करवाया। और 2016 से लेके 22 तक, 16 में 2 बार नीट ली गई थी, तो ये 8 पेपर का पूरा डिटेल एनालिसिस, इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था। हालांकि वो वीडियो गुजराती में है, लेकिन सब बच्चे देख सकते हैं वो। और ये 8 पेपर का सॉल्यूशंस, हम पूरा जो एनालिसिस आपको दे रहे हैं वो गुजराती मीडियम के लिए भी दे रहे, इंग्लिश मीडियम के लिए भी दे रहे, राइट। वो सॉल्यूशन कैसे है उसको पहले एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएगा ही कि सर सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस बहुत सारे, एक नहीं, मतलब सर्च करेंगे तुरंत नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, इस पे यूनिक क्या है। या सबसे पहले जो भी पेपर्स का आपको वीडियो आप देख रहे होंगे, वो पेपर आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड भी कर पाओगे। हर एक पेपर का दोनों माध्यम के लिए लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, राइट। वो आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले, और उसकी चाहे तो आप प्रिंट भी निकलवा लीजिए। तो आपको फायदा यह होगा कि जो क्वेश्चंस आप फिजिकली देख रहे हो उसी का परफेक्ट सॉल्यूशन, सबसे पहले दिमाग में वही आता है, सॉल्यूशन होगा। नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, जो एनालिसिस हमने दिया हुआ है कि भाई कौन से स्टैंडर्ड के कौन से चैप्टर का कौन सा कंसेप्ट ये क्वेश्चंस में लिया गया है, मतलब कौन से कंसेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो भी एक स्टूडेंट आपको पूरा विथ एनालिसिस बता रहा है, राइट। तो यहां पे वो अलग हो रहा है सॉल्यूशन कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुआ है वो पूरा समझ में आएगा। ज्यादातर हमको वही दिखता है कि हर एक फैकल्टीज या तो जो भी सॉल्यूशन दे रहे वो सही होते हैं कि वो फटाफट उस टाइम पे पेपर सॉल्यूशन के मोड में होते हैं, मतलब उनको उस टाइम पे वो सिचुएशन भी होती है कि फटाफट सॉल्यूशन सिर्फ समझाना है बच्चों को या तो देना है, क्योंकि जब एग्जाम खत्म होती है तुरंत सब सॉल्यूशंस देने में लग जाते हैं। हमने भी दिया हुआ है, यस 2022 में भी दिया था, 21 में भी दिया था, लेकिन हमारा इसमें जो मेन एम है वो वही है कि बच्चों का डर दूर हो, बच्चे फिजिक्स में समझे पूरा। उनको 19 यूनिट्स में भी हम एनालिसिस दे रहे हैं कि भाई ये 45 क्वेश्चन वाला पेपर है या तो 50 क्वेश्चन वाला पेपर है, जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका कौन से यूनिट से लिए गए थे क्वेश्चन। आप ये एक वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत सारे एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा कि पहले यूनिट में से ऑन एन एवरेज ये 8 पेपर में से कितने क्वेश्चंस आए, सेकंड यूनिट में से कितना है, थर्ड यूनिट में से कितना है, वो भी आप अपना पूरा एनालिसिस अपने पास रख सकते हो, राइट। ऐसा बहुत कुछ है। पहले मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी वीडियो से एंटर हो रहे हो, आज आप फर्स्ट बार देख रहे हो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इतने सारे पेपर्स का सॉल्यूशंस है, इसी तरीके से है, दोनों मीडियम में है, वो पूरा एक बार चेक करिए। आपको पीडीएफ भी हम दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको कोई भी क्वेरी है तो भी हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहां एक बार और मैं लिख के दे रहा हूं, आप कोई भी हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो कि सर ये क्वेरी है या तो ये सजेशन है या तो इसमें ऐसा करना चाहिए। यहां तक हम डीप जा रहे हैं, जो सबसे अलग है, जो आपको चाहिए। ये हमारी हेल्प आपको नीट 2023 तक रही। और ये जो भी मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज कैसे इसको और एक्सप्लोर किया जाए कि जिससे आपका डर दूर हो, वो भी पहले हमने ये 8 वीडियोस बनाए हैं, इंग्लिश और गुजराती दोनों के लिए अलग अलग 8 वीडियोस है। और उसके बाद हम पूरे आपको 19 यूनिट के हिसाब से 19 वीडियो दे रहे हैं, वो शायद हमारी ऐप पे आएंगे। वो ऐसा एनालिसिस होगा कि आपको श्योर कितने कंसेप्ट कैसे करने हैं
वो भी आपको पता चल जाएगा। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमलाइन भी दिया हुआ है, मतलब आपके पास पीडीएफ है, आप कभी भी कोई भी वीडियो रिपीट करना चाहते हैं और कोई भी क्वेश्चंस पे जंप करना चाहते हैं तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन है, आप उस क्वेश्चन पे जंप भी कर सकते हैं, राइट। मतलब आपका टाइम इसमें जाए और आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इसके पेपर के रिलेटेड वो आपको तुरंत सॉल्व हो जाए। आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो और आपको तुरंत पता चला कि 2018 में मुझे वो क्वेश्चंस देखने कितने थे, आपने वीडियो सारे देख रखे और रेफरेंस वापस लेना है, तो तब आप ये टाइमलाइन प्रॉपर यूज कर सकते हैं। यस, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में ये फैलाइए। अभी भी चार्विक एकेडमी की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए। वीडियो आपका स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही जो भी हमारे पास हेल्प होगी वो लेके तुरंत हम आ जाएंगे, राइट। Question number 1. The displacement time graphs. Okay. This is the keyword which decides this question is from which chapter. Displacement time graphs. Displacement and time. This is only in class 11, chapter number 3. Motion in straight line. Okay. Now let's read the whole question. The displacement time graphs of two moving particles makes angle 30 and 45 with the x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocity is. Okay. Now velocity formula. Formula of velocity is displacement upon time. And here थीटास आर गिवन, सो ये आइडिया लग जाएगा कि कुछ ना कुछ थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ खेलना है, राइट। So in this question on y-axis displacement is given and on x-axis time is given, and velocity is displacement by time, and tan theta is also y by x, and velocity in this question velocity is also becoming y by x, so we can relate tan theta and velocity. So if we make the relation between them, tan theta can be equal to velocity in this question, and we have to find the ratio of their respective velocities. So if we take v1 and v1 by v2, it will become tan theta 1 upon tan theta 2. And if you put the values of tan theta and tan theta respectively, the answer will come 1:√3. Now let's move on to second question. The graph which shows the variation of the de Broglie wavelength. Okay, de Broglie wavelength is in class 12, chapter number 11, dual nature. Chapter 11, class 12. De Broglie wavelength of a particle and its associated momentum. Okay, de Broglie wavelength formula, there is only one formula of de Broglie wavelength. Lambda is equal to h upon mv, and here mv is momentum, h upon p. H is constant, so we can write lambda is inversely proportional to momentum, and this equation is similar to y is equal to 1 by x equation. So graph of these two are same, and graph of 1 by x is rectangular hyperbola. So if we put lambda on y axis and momentum on x axis, the graph will be like this, and the option which matches with our answer is here option number 3. Question number 3. A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in the magnetic field. Okay, this is the keyword. Magnetic field is in chapter number 4, class 12. Class 12, chapter 4. Magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux through the loop is. Formula of magnetic flux is so easy. I hope you all know the formula. Flux is B A cos theta.
इन दिस क्वेश्चन थीटा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, परपेंडिकुलर लिखा है मतलब आप लोग थीटा 90 ले लोगे, बी ए थीटा 90 ले लिया, cos 90 विल बी 0 एंड फ्लक्स विल आल्सो बिकम 0 और ऑप्शन में दिया भी गया है कि 0 वेबर और आप टिक कर लोगे ऑप्शन नंबर 1, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। स्क्वायर लूप, साइड 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर दी गई है और इस फॉर्मूले में जो थीटा लेना होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में लेना होता है। एरिया वेक्टर ऑफ दिस लूप will also be perpendicular to the plane. Now the theta between magnetic field and area vector will be 0 and if we put b 0.5, area of this loop will be 1 meter square and cos 0 will be 1. So answer of this question is not option number 1 but option number 3. और इस क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस की, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया गया है लेकिन हमने पूरा जब क्वेश्चन सोल्व किया तो रेजिस्टेंस की जरूरत हमें कहीं पे भी नहीं पड़ी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसे एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा डाल देंगे जिससे आपको लगता है कि इसका कुछ यूज होगा सॉल्यूशन में, लेकिन ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ओके, हमें पूरा क्वेश्चन रीड करने की भी जरूरत नहीं है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज इन चैप्टर नंबर 7, क्लास 12, चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, then the output frequency would be। इस क्वेश्चन में हमें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हाफ वेव लिखा है तो फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जाएगी, लेकिन नहीं, पहले हम दोनों के हाफ वेव और फुल वेव दोनों के फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज ये इनपुट है तो इसकी आउटपुट for half wave the frequency remains same for input and output. If here the frequency is n, then frequency remains same n, but in full wave rectifier the frequency will become double। तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे 2n हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पूछा है एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी दी गई है 60 हर्ट्ज, देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी सेम 60 हर्ट्ज। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इन चैप्टर नंबर 2, क्लास 12। It is clearly mentioned in our NCERT. Let me show you. For any charge configuration, equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point. Normal यानी थीटा हो जाएगा 90। हमें ऐसा लगता है कि फिजिक्स में हम ज्यादा रेफरेंस बुक यूज कर ले, वो कर ले, लेकिन नहीं। Almost all the question except few, very few, all the paper it is from our NCERT, right? I will show you in our next next whole solution. Here answer is 490. Question number 6 when light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon r and relative permeability mu r, the velocity of light v is given by। Now first of all let's write the formula that we all know। v is equal to 1 upon under root mu into epsilon। Now value of mu and epsilon we write here separately। mu is mu naught into mu r and epsilon is epsilon naught into epsilon r। Now if we put the values of mu and epsilon over here,
1 upon mu is mu naught into mu r, and epsilon is epsilon naught into epsilon r. Now the value of 1 upon under root mu naught into epsilon naught is c, value of velocity of light in vacuum. So if we put 1 upon under root mu naught and 1 upon under root epsilon naught as c, the answer will become option number 1, v is equal to c upon under root of epsilon naught, epsilon r and mu r. Question number 7. A cell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having masses in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with speed v, the speed of the third fragment is. तो ये आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? P इनिशियल will be equal to P फाइनल, मतलब कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा. अब P इनिशियल क्या हो जाएगा? मास m is at rest initially, मतलब कि वेलोसिटी हो जाएगी 0 और P यानी मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 सो मोमेंटम 0, P इनिशियल 0 एंड P फाइनल. ये 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, तो P फाइनल हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3. अब जो दो 2m वाले मासेस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और लाइटर मास है और उसकी वेलोसिटी v है. अब हमें जो लाइटर मास यानी ये 1 यानी m वाला मास है उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है. तो आप विथ डायरेक्शन इसमें P1, P2, P3 की वैल्यू रखोगे तो हमें थर्ड लाइटर मास की वेलोसिटी मिल जाएगी. मैंने तो ये सोल्व किया हुआ है पेपर, इसलिए मुझे पता है. आप अगर इसे सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4/2√2v. और अगर फिर भी आपका आंसर ये ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, हम आपको पूरा सॉल्यूशन भेज देंगे. Now let's move on to next question, question number 8. 8th question. The dimension m1, l1, t-2, a-2 belong to the. So we have to check each and every option here. Let's start with the first one. Electric permittivity epsilon naught. इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमें कहां से मिल सकती है? फोर्स के फॉर्मूले से. फोर्स इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So अगर हम इस epsilon naught को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं तो ये हो जाएगा Q1 Q2 upon 4 pi is dimensionless F R square. Epsilon naught is equal to Q का डायमेंशन हो जाएगा A1 T1, इधर Q1 Q2 है तो ये हो जाएगा A2 T2. फोर्स का होता है M1 L1 T-2 और R स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर. अब ये हो जाएगा M-1 L-3 अगर हम यहीं से चेक कर ले, आगे ना बढ़े, M-1 L-3 यही मैच नहीं हो रहा है तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो जाएगा. नाउ लेट्स चेक द सेकंड वन, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई. फ्लक्स का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो है B A cos थीटा. cos थीटा इज डायमेंशनलेस. इधर हमें B का पता नहीं है. B का कहां से मिलेगा? लॉरेंस फोर्स. यस, लॉरेंस फोर्स में QVB, उसमें से B को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे. F यानी QVB, इसमें B को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा F अपॉन
Q V. Here V is the velocity. Force का हमें पता है M1 L1 T minus 2. चार्ज का हमें पता है A1 T1 और वेलोसिटी का हो जाएगा M0 L1 T minus 1. So here the dimension formula of magnetic field will be M1 L1 कट हो जाएगा L0 T minus 2 A minus 1. अब यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे M1 L0 T minus 2 A minus 1 और एरिया का हो जाएगा L2. So the dimension formula of magnetic flux will become M1 L2 T minus 2 A minus 1. Now let's check if it is matching with our given question. M1 L2, it is L2 over here and 1 over here, so option 2 is also not matching. Now let's check option number 3. Option number 3 is self inductance L. L का जो L वो फॉर्मूला हम याद करेंगे जिसमें L आता वो है EMF का. EMF is L di by dt. इसमें से हम L को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो EMF into time upon current. इसमें हमें EMF का डायमेंशन पता नहीं होता तो पहले EMF का डायमेंशन निकालेंगे. EMF का डायमेंशन हमें यहां से मिलेगा. फोर्स को हम लिख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं EMF अपॉन R. EMF अपॉन R. यहां से EMF को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो EMF हो जाएगा F इंटू R अपॉन Q. F का डायमेंशन M1 L1 T minus 2, R का डायमेंशन L1 और Q चार्ज का डायमेंशन A1 T1. अब देख सकते हैं कि सभी फॉर्मूला फोर्स से हो जाएगा. आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. सबके डायमेंशन वो जनरली रहते भी नहीं है. सबके डायमेंशन हम इस तरीके सिंपलेस्ट तरीके से निकाल सकते हैं. अब EMF का डायमेंशन हो जाएगा M1 L2 T minus 3 और A minus 1. यहाँ से हम EMF का डायमेंशन सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे M1 L2 T minus 3 A1 इंटू टाइम का डायमेंशन T1 करंट का डायमेंशन A. सो L का डायमेंशन हो जाएगा M1 L2 T minus 3 एम्पियर 1 कैंसिल हो जाएगा A0 और सॉरी T हो जाएगा -2. Now let's check if it matches with question. No, it is also not matching with the question. So now we know first पहले तीनों ऑप्शन मैच नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली आंसर विल बी 4. अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन सो यू कैन स्किप द क्वेश्चन एंड लास्ट में आप जब सारा पेपर हो जाए पूरा पेपर खत्म हो जाए फिर आप इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये आपको वरना ऐसा होगा कि ये क्वेश्चन इतना टाइम ले जाएगा इसमें यहाँ पे कहीं भी अगर आपकी मिस्टेक हुई तो फिर से सब वापस करना पड़ेगा और लास्ट को क्वेश्चन छूट जाएंगे. तो अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आए जो आपका टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो तो आप इसको लास्ट में रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9.
Two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass. Center of mass is in chapter number 7, class 11. Of the system from the 10 kg mass is we have to find center of mass from the small masses, यानी 10 kg वाला जो मास है उससे हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है. फॉर्मूला हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, XCOM is m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2. Simplest question ever. If we draw the whole system in Cartesian coordinate system, then the 10 kg mass, if we put on the origin, here 20 kg mass, the distance between them is 10 meter. And so now our M1 will be 10 kg, X1 will be 0 because it is on the origin. M2 will be 20 kg and X2 will be 10 meter. And if you put all the values in this particular formula, the answer will be option number 3, 20 by 3 meter. Question number 10. A light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at an angle 60. Refractive index यानी ये question chapter number 9 class 12 ray optics का question है. The angle between the refracted and reflected rays would be, if we draw the diagram, suppose this is the glass surface of refractive index √3 and a light ray incidence at the angle 60. So our incidence angle will be 60 degree. Let me show you over here. Here if we take incidence angle as 60, then our reflected angle will also be 60. Because जो इंसिडेंस एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो दोनों सेम होते हैं, तो I और ये I 60 हो जाएगा. अब now we have to find refracted angle. We can find refracted angle from the Snell's law. This is the Snell's law. Sin I by sin R is n21. n21 will be n2 by n1. Sin I upon sin R is n2 by n1. So n1 sin I is equal to n2 sin R. n1 here is there is air over here, so n1 will be 1. And sin I, incidence angle is 60. Sin 60 is √3 by 2. n2 यानी √3. And sin R we have to find. √3 cancel. 1 by 2 is equal to sin R. So angle R will be sin inverse 1 by 2. Sin inverse 1 by 2 is 30. So our refracted angle will be 30 degree. अब हमें एंगल कौन सा पूछा गया है? द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड यानी ये रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी ये एंगल हमें पूछा गया है. ये एंगल कैसे मिलेगा? वी नो कि जहां पे सी लाइन होती है ये पूरा एंगल होता है 180 और 180 में से ये एंगल और ये एंगल हम माइनस कर देंगे यानी 60 माइनस 30. तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90. और इधर दिख भी रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो जाएगा 90. Then our answer will become 4. Question number 11. A spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid. Viscous liquid, viscosity. Viscosity is in chapter number 10, class 11.
The curve in the graph shown which represent the speed of ball as a function of time. मतलब कि ये जो बॉल है वो एक हाईली विस्कस लिक्विड की कॉलम में ऐसे ड्रॉप किया गया है। तो ऐसा एक एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, लाइन गिवन है, finally when viscous force plus buoyant force becomes equal to the force due to gravity, the net force becomes zero. Net force becomes zero and so does the acceleration. मतलब force zero हो जाएगा, acceleration भी zero हो जाएगा। The sphere then descends with the constant velocity, मतलब velocity constant हो जाएगी, acceleration zero हो जाएगा। तो हमें ये लाइन रिप्रेजेंट करता हुआ ग्राफ देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ स्टार्ट होगा जीरो से, सो सी एंड डी तो कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो गए। अब जो ये ए ग्राफ दिया गया है उसमें ऐसा बताया गया है कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, लेकिन ये लाइन हमें क्या कहती है, वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगी फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऐसा हमें सिर्फ एक ही ग्राफ में देखने को मिल रहा है, बी में। So our answer will become option number 3. Question number 12. As the temperature increases, the electrical resistance. Electrical resistance is in chapter number 3, class 12. अब हमें कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, वो हमें कंपेयर करना है। ये हम हमारी एनसीईआरटी में जो दो ग्राफ दिए गए हैं दोनों के, कंडक्टर के और सेमीकंडक्टर के, उसके ऊपर से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट वी सी कॉपर यानी कंडक्टर। कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे, वैसे उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, मतलब कि फॉर कंडक्टर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो जिस ऑप्शन में कंडक्टर के लिए डिक्रीज दिया गया है वो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 वो तो नहीं आएगा। नाउ लेट्स चेक फॉर द सेमीकंडक्टर। फॉर सेमीकंडक्टर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टिविटी कम हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, यानी फॉर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। 2 में दोनों के लिए इंक्रीज दिया गया है, वो भी नहीं आएगा। और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13. 2 hollow conducting spheres of radii R1 and R2, R1 greater than R2 have equal charges. Charges on both the spheres are same. The potential would be, the potential and charges, these all are in chapter number 2, class 12. Now we have to find दो sphere दिए गए हैं, एक की रेडियस है R1, एक की रेडियस है R2। रेडियस और पोटेंशियल का रिलेशन हमें फाइंड करना है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. From this we can say that V is inversely proportional to radius, right? So in this R1 is greater than R2 and V is inversely proportional to R. So V1 will be less than V2. So our answer will be depend on the material property of the sphere, no. More on bigger sphere, no. It is inversely proportional, so option 2 is also incorrect. More on smaller sphere, yes. The correct option will be option number 3. Question number 14. The ratio of the distances traveled by a freely falling body in first, second, third and fourth second respectively is. ये क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल चैप्टर 3 क्लास 11th एग्जाम्पल 3.6 में एज इट इज ये क्वेश्चन हमें दिया है कि इसमें हमें प्रूव करना है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। व्हाट इट सेज that the distances traversed during equal intervals of time by a body falling from rest tend to one another in the same ratio as odd numbers beginning with unity, namely 1:3, 5:7। ये रेशियो एज इट इज हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो हमें आंसर तो यहाँ से पता चल गया कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। पर आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। SNH का जो फॉर्मूला है जो कि U प्लस
a/2 2n माइनस 1। यहाँ पे u 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे n की जगह पे सब्सिक्वेंटली आपको 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा 1:3:5:7। क्वेश्चन नंबर 15। और ये और एक क्वेश्चन जो कि आपने अगर एनसीईआरटी देखी है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई है और कॉलम 2 में वेवलेंथ दी गई है। आपको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है जो नीट का फेवरेट है। मैच द कॉलम चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब में मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आपको काफी दिख जाएंगे। इसमें हमें फर्स्ट रेडियो वेव इट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर, ग्रेटर देन 0.1 मीटर यानी ऑप्शन नंबर कॉलम 2 में सेकंड में दिया गया है। अब माइक्रोवेव 0.1 मीटर टू 1 mm यानी इसमें आएगा 3, बी का 3। इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड का आएगा 1 mm टू 700 नैनोमीटर यानी इंफ्रारेड का आएगा सी का 4, और एक्स रेज का आएगा 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर यानी डी का आएगा 1। तो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। ए का 2, बी का 3, सी का आएगा 4 एंड डी का हो जाएगा 1। ए में 2, ये फर्स्ट से ही हमें पूरा सॉल्व हो सकता है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। Question number 16. A long solenoid of radius 1 mm has 100 turns per mm. If a current 1 ampere flows in the solenoid, the magnetic field strength is at the center of the solenoid. पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12, और सोलेनॉइड की सेंटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। सिंपल फॉर्मूला है B is equal to mu naught n I। Here ये जो n है ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। Now let's put all the values in this formula. B is equal to mu naught की वैल्यू हो जाएगी 4 pi into 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स है 100 टर्न्स पर mm यानी 100 और पर mm 1 mm यानी 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ और करंट है 1 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 4 into 3.14 into 10⁻⁷, ये 2 यानी 10⁻+2 और ये -3 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 + 2 -5 + 3 -2 और 4 into 3.14 यानी 12.56 into 10⁻²। It matches with the option number 3. Okay, now let's move to the question number 17. The ratio of the radius of gyration of a thin uniform disc about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disc about its diameter. Radius of gyration is from chapter number 7 class 11 rotational motion. Now we have to find the ratio of radius of gyration. ये दोनों केसेस हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी दिया गया है, I is equal to mk²। क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करने हैं दोनों केसेस के, तो पहले हम फर्स्ट केस लेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। ये है केस नंबर 4, सर्कुलर डिस्क परपेंडिकुलर टू डिस्क एट द सेंटर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। mr²/2 m, इसके लिए हम लिखेंगे k1 का स्क्वायर, mm कैंसल, here it is r² by 2
k1 स्क्वायर, तो k1 हो जाएगा r by √2. Now for second case, we have to find moment of inertia of the disc about its diameter. Circular disc about its diameter, it is mr square by 4. So mr square by 4 is equal to mk2 square. Radius of gyration of second case, mass cancel, r square by 4 is equal to k2 square. तो k2 हो जाएगा r by 2. Now we have to take ratios. k1 upon k2 is equal to r upon √2 upon r upon 2. ये 2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा तो हो जाएगा 2 upon √2. 2 को लिख सकते हैं √2 into √2 और ये √2 और इसका आंसर आ जाएगा √2 is to 1 and it is matches with option number 3. Question number 18. If a soap bubble expands, the pressure inside the bubble is. पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 सोप बबल्स का प्रेशर, इस वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 10 क्लास 11 फ्लूइड मैकेनिक्स है. अब प्रेशर as we expand the soap bubble, what happens to the pressure that we have to find. यहाँ हमें एक रिलेशन दिया है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. नाउ if we expand the soap bubble, then the radius of soap bubble will increase. As the radius of soap bubble increase, the area will also get increased. And as pressure is inversely proportional to area, so as area increase, pressure will decrease. So our correct answer will be option number 2, that pressure inside the bubble is decreased. Question number 19. An electric lift with a maximum load of 2000 kg is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watt is. Okay. So अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए उसमें ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक चैप्टर से नहीं होगा, मतलब कि आपको 2 या 3 चैप्टर के मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाने होंगे तब जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होगा. फर्स्ट ये इसमें कांस्टेंट स्पीड दी गई है, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा 0. स्पीड और एक्सेलरेशन वो सब these all are from chapter number 3 class 11. The frictional force, force balance, these all are from chapter number 5. And we have asked the power is from chapter number 6. So ये question 3 chapter number 3 plus chapter number 5 plus chapter number 6, ये तीनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेंगे. Okay, now let's solve the question. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें कांस्टेंट स्पीड दी गई है, यानी v इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो आवर नेट एक्सेलरेशन विल बी 0. Our net acceleration will be 0, so we have to balance the forces first. If we balance the forces, then our tension force will be weight of the lift plus passenger plus frictional force. Weight will be mg and plus frictional force we have already given 3000 Newton. Mass is given 2000 kg into g plus 3000. So net tension will become 23,000. Now we have to find power. Power is force into velocity.
net force is 23,000 and velocity is 1.5 meter per second. If you solve these, the answer will come option number 4, 34,500. Question number 20. Let T1 and T2 be the energy of the electron in the first and second excited states of hydrogen atom respectively. According to the Bohr model of an atom, the ratio T1 is to T2 is Bohr model. From these words, we can say that this question is from chapter number 12, atom, class 12. Now we have to find the ratios of energy. T1 is to T2. ये हमें निकालना है. हमें फॉर्मूला पता है E एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 upon n square. From this equation, we can write that E is inversely proportional to n square. तो T1 upon T2 ये हो जाएगा n2 square upon n1 square. अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स दिए गए हैं. हमें n1 की जगह पे 1 और n2 की जगह पे 2 नहीं लेना है. यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिए गए हैं, यानी कि n1 की जगह पे 2 और n2 की जगह पे 3 लेना है. तो n2 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर. तो T1 is to T2 will become 9:4, and this matches with the option number 1. Question number 21. An ideal gas undergoes 4 different processes from the same initial state as shown in the figure below. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric, and isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3, 4 is. Okay, so this question is from chapter number 12, class 11. We have to find from this figure that which curve is representing the adiabatic process. We will check each and every curve subsequently. First of all, we will check the first curve. First curve is parallel to y-axis. It means the volume in the first curve remains constant. So the first curve represents isochoric process. And fourth curve is parallel to y-axis. It means pressure is remaining constant. So fourth curve represents isobaric process. अब सेकेंड और थर्ड कर्व में हम टेक्स्ट बुक में से देखेंगे. Here both the curves, among both the curves, the curve which represents adiabatic process have more slope than the curve represents isothermal process. So अब इस क्वेश्चन में अब हम देखेंगे तो सेकेंड कर्व है उसका स्लोप थर्ड कर्व से ज्यादा है. So our answer will be second curve. It means second curve is representing adiabatic process. Question number 22. Given below are 2 statements. Okay. Statement 1, Biot-Savart's law gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element IDL of a current carrying conductor only. Okay, Biot-Savart law is in chapter number 4, class 12. Now the first statement is correct. We can see from here. This is our NCERT illustration of the Biot-Savart's law. Biot-Savart's law क्या कहता है? The current statement IDL produce a field dB at the distance r. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहला जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है. Now पहला स्टेटमेंट सही है तो ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए. आप हर एक क्वेश्चन में से 50-50 कर सकते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है? Biot-Savart's law is analogous to Coulomb's inverse square law of a charge q, with the former मतलब Biot-Savart's law being related to the field produced by a scalar source IDL, while the latter यानी Coulomb's law being produced by a vector source. अब हमारी NCERT में इसके रिलेटेड
as it is line दी गई है here. The Biot-Savart's law for magnetic field has certain similarities as well as differences with Coulomb's law. इसमें फर्स्ट में दिया गया है, नहीं सेकंड में दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, और इसमें क्या दिया गया है कि लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मतलब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23. The energy that will ideally radiated by 100 kilowatt transmitter in 1 hour is. This is simplest question. Energy, power all are in chapter number 6, class 11. अब हमें पावर दिया गया है और एनर्जी फाइंड करनी है। सिंपल फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। सो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर दिया गया है 100 किलोवाट यानी 10⁻³ एंड टाइम दिया गया है 1 आवर, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। 1 आवर यानी 3600 सेकेंड्स। यहां से हमें मिल जाएगा 36 इंटू 10⁻³ प्लस 2 प्लस 2 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 36 into 10⁻⁷. Question number 24. In a Young double slit experiment, Young's double slit experiment is in chapter number 10, class 12. A student observed 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमें निकालने हैं। नाउ वी हैव दिस रिलेशन इन आवर एनसीईआरटी, n लैम्डा इज इक्वल्स टू x d by capital D. From this we can say that n lambda is equals to constant. So we can write n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2. n1 here is 8. Similarly, lambda 1 is 600. n2 we have to find, and lambda 2 is 400. So our n2 will become 8. So the answer is 12. 12 is in option number 1. Question number 25. A body of mass 60 gram experienced a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of gravitational field intensity at that point is. Okay, gravitational field intensity यानी chapter number 8 gravitation class 11. अब as we all know the formula, Ig यानी gravitational field intensity is equals to force upon mass. In this question, force is given 3 Newton and the mass is 60 ग्राम। मतलब हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 ग्राम यानी 60 into 10 to the power minus 3। 10 to the power minus 3 ऊपर जाएगा तो 10 to the power plus 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50. So our answer will be 50 Newton per kg, option number 3. Question number 26. In the given nuclear reaction, the element X is, and हमें nuclear reaction दी गई है. This is from chapter number nucleus, chapter number 13, class 12. और ये क्वेश्चन टॉपिक बीटा डीके से लिया गया है और आप देख सकते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में सेम एज इट इज रिएक्शन दिया गया है जो कि हमें नीट 2022 के पेपर में क्वेश्चन था हमारा, राइट। तो ये बीटा डीके है और आंसर हमें यहाँ से सीधा एज इट इज पता चल जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4. Question number 27. The angular speed of flywheel moving with the uniform angular acceleration changes from
1200 rpm to 3120 rpm in 60 seconds. The angular acceleration in radian per second square is angular velocity, angular acceleration. These all are in chapter number 7, class 11, rotational motion, right? अब हमें एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया गया है, इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा चेंज करके अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। अब हमें क्वेश्चन में ओमेगा, ओमेगा नॉट एंड टाइम सबकी वैल्यू दी गई है। रोटेशन पर मिनट को हमें चेंज करना है रेडियन पर सेकंड में, जो कि 2 पाई बाय 60 लेके आप कर सकते हैं। ओमेगा दिए गए हैं हमें 3120 आरपीएम, ओमेगा नॉट दिया गया है 1200 एंड टाइम दिया गया है 16 सेकेंड्स। और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 28, a biconvex lens has a radii of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of the material of lens is 1.5, the power of we have to find the power of the lens. It is clear that this question is from chapter number 9, ray optics, class 12. In our NCERT, this formula is given 1 by f. 1 by f यानी क्या हो जाएगा? Power of the lens. We can clearly write the formula of power from that equation. Power यानी 1 by f यानी n to 1, n to 1 को हम लिख सकते हैं n2 by n1 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। ये सभी की वैल्यू हमें दी गई है, एज इट इज पुट करनी है और आंसर निकालना है। ओके, सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है 1.5 माइनस 1, रेट ऑफ कर्वेचर एक की हो जाएगी पॉजिटिव और एक की हो जाएगी नेगेटिव, यानी -1/20 हो जाएगा। इसको प्लस मत ले लेना, ये यहाँ पे गलती करवा सकता है, इसलिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये 2/20 यानी 1/10 और 1.5 माइनस 1 यानी 0.5। तो इसको आप इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा +5 डायोप्टर, option number 4. Question number 29. When two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, we have to find threshold frequency. This threshold frequency is stopping potential. These all are in chapter number 11, dual nature, class 12. Okay, now in our NCERT we have this formula for stopping potential. EV naught is equals to h nu minus work function, and we all know that work function phi is equals to h nu 0. Here nu 0 is threshold frequency. Okay, for first case EVS, stopping potential, let's say, is Vs by 2. Then the frequency is nu, and work function, we can write work function as h nu 0. Suppose this equation is equation number 1, and now in second case our stopping potential is Vs and the frequency, subsequent frequency is nu by 2. And the threshold frequency remains same because the metal is same, so threshold frequency for both the case will be same. If we solve equation number 1 and equation number 2, you can get the threshold frequency from this, and the answer will come option number 1, 3/2 nu. Question number 30. In the given circuits A, B and C, the potential drop across the two PN junctions are, okay, PN junction is from chapter number 14, class 12. Now in this question we have to find which circuits among these have same potential. First of all, let's check each and every option. In option number A, both the diodes are in forward bias. These
पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, यानी ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है. In option number B, this diode is in forward bias, positive to positive, and this is in reverse bias. In option number C, this left diode is negative to positive, yani this one is in reverse bias, and this is also in reverse bias, positive to negative, yani ये भी reverse bias में है. So अब हम देख सकते हैं in option number A and option number C, both this diode in option number A is in forward, and both this diode in option number C are in reverse. So potential drop across both circuits A and C are same. So our answer will be option number 1. Question number 31. Two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in the parallel in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm in the given time is. Okay, we have to find, first of all, this question is from chapter number 3, class 12. Chapter number 3, class 12. Okay, we have to find the ratios of their thermal energy in given time. Time सेम हो गया, यानी एनर्जी को हम डायरेक्टली पावर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है. लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम सेम दिया गया है, तो हम पावर को डायरेक्टली एनर्जी लिख सकते हैं. अब हमारे पास पावर का ये फॉर्मूला है हमारी एनसीईआरटी में, पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. अब इस क्वेश्चन में पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी ये पोटेंशियल तो कांस्टेंट. सो from this we can write power is inversely proportional to resistance. And now if we find P1 by P2, then it will become R2 by R1. R2 here, R2 is 200 and R1 is 100 ohm. So answer आ जाएगा 2, और रेशियो पूछा है तो आंसर आएगा 2:1, and it matches with the option number 3. So our answer will be option number 3. Question number 32. If the initial tension on stretched string is double, then the ratio of their initial and final speeds of a transverse wave, chapter number 15, class 11. In this question, we have to find ratio of their speed, right? And we have this formula. V is equals to under root T by mu. Here mu is remaining constant, so we can write V is directly proportional to under root of tension. And now V1 by V2 we have to find, then it will becomes under root tension 1 upon tension 2. Here tension is getting double, so T1 is T and T2, final tension is becoming 2T. T cancel and our ratio will come 1:√2. So our answer will be option number 4. Question number 33. The peak voltage of a AC source यानी chapter number 7, class 12. This question is directly from our NCERT. ये हमें हमारी NCERT में सीधा इसका रिलेशन दिया गया है. V here is Vrms. So we can write Vrms is equals to V maximum upon √2. And इस क्वेश्चन में हमें V maximum का रिलेशन पूछा है Vrms की कंपेयर में. So we have to make subject of formula. Here we have to make V maximum as subject of formula. So we can write Vrms into √2. So our answer for this question will be option number 4, that peak voltage of a AC source is equals to √2 times the RMS value of the AC source. Question number 34. A copper wire of length 10 meter and radius 30 meter has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength of 10 watt per meter is.
Okay, we have to find current density. Current density is in chapter number 3, class 12. We have the formula for current density. J is equals to sigma into E. Here, sigma is not given, so we can write sigma as 1 upon rho. So our J will become 1 upon rho into E. Here हमें रेजिस्टिविटी भी नहीं दी गई है, लेकिन उसकी जगह पे लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है. उस तीनों का यूज करके हम वैल्यू ऑफ रो निकाल सकते हैं. R is equals to rho L by 8. From this we can get rho. Rho is equals to R A by L. And if we put the value of rho in this equation, then our current density will become E upon R A by L. We have the value of electric field, length and resistance, and area of the copper wire cross section area will be pi r square. Now if you put all these value of electric field, length, resistance and area, then your answer will become 10 raised to 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. मैंने ये सोल्व किया है इसलिए मुझे पता है इसका आंसर आएगा 10 raised to 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर 1. Now let's move on to next question. Question number 35. Plane angle and solid angle have. Okay, first of all, this question is from chapter number 2nd, class 11th. ये जो क्वेश्चन है वो हमारी एनसीईआरटी में एज इट इज हमारी एनसीईआरटी में लाइन दी गई है. लेट मी शो यू ओवर हियर. ओके, हियर इट इज. द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन with the symbol this, and the unit for the solid angle is t radian with the symbol this. Both these are dimensionless quantity. यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है. तो बस हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स हैव units but no dimension. So our answer will be option number 2. Question number 36. A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in the figure. For the most precise measurement of X, the resistance P and Q is, मतलब P and Q की वैल्यू हम क्या रखें जिससे हमें X की मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू मिल सके. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3, क्लास 12. अब हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है जिससे हम X का प्रिसाइज मेजरमेंट ले सके. First of all, if we apply Wheatstone bridge condition in this question, then it will become P by Q is equals to X by Y. अब अगर हम P और Q की वैल्यू सेम रखेंगे देन ये 1 हो जाएगा और X इज इक्वल्स टू Y आ जाएगा. Y तो वेरिएबल है तो हमें X की प्रिसाइज वैल्यू मिल सकेंगी, X की वैल्यू मिल सकेगी. Y का जो वेरिएबल हम वैल्यूज चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे X की वैल्यू मिलती रहेंगी. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू Q, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए. अब हम सेकंड कंडीशन लगाए क्योंकि इसमें दिया गया है मोस्ट प्रिसाइज यानी एरर जितना कम होगा उतनी वैल्यू हमें प्रिसाइज मिलेगी. एरर कब होगा, एरर कब कम होगा, जब हम वैल्यू स्मॉल रखेंगे तो एरर भी स्मॉल आएगा. यानी सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, दे शुड बी स्मॉल. So both these condition matches with option number 3 that P and Q should be approximately equal and both should be small. So our answer will be option number 3. Question number 37. A nucleus of mass number 189 splits into two daughter nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively is. अब हमें इस क्वेश्चन में जो स्प्लिट्स होने के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी रेडियस के रेशियो निकालने हैं. रेडियस और मास नंबर का एक ही रिलेशन है, R is equal to R0 into A raised to 1/3. So from this we can write
R is directly proportional to A raised to 1/3. अब डॉटर न्यूक्लियाई की रेडियस के रेशियो यानी R1 is to R2 वो हो जाएगा A1/A2 whole raised to 1/3. A1 here is 125 and A2 is 64 whole raised to 1/3. 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5 और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4. Then our answer will become 5:4. Option number, it matches with the option number 4. Question number 38. A ball is projected with the velocity 10 meter per second at the angle of 60 with the vertical direction. Its speed at the highest point of its trajectory will be trajectory यानी projectile motion, chapter number 3, class 11. इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट, इधर दो कंपोनेंट हो गए Vy और Vx. Vy at the maximum will be 0. The only velocity at the maximum point of trajectory is Vx is equals to V cos theta. बट इस क्वेश्चन में हमें जो थीटा दिया गया है वो विथ वर्टिकल दिया गया है. जनरली थीटा हमें एक्स एक्सिस के साथ दिया होता है और वो ही हमें पुट करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस के साथ हमें एंगल दिया गया है जो कि है 60. अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल 60 है और ये पूरा 90 है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो जाएगा 30. तो इस क्वेश्चन में कोस थीटा में थीटा हमें 60 नहीं रखना है, 30 रखना है. ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो गया था क्योंकि मैंने 60 रख दिया था. V cos 30, V is 10 and cos 30 is √3/2. So our answer will be 5√3 meter per second and it matches with the option number 3. Question number 39. Okay, match the following type question है. इसमें हमें दिया गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ऑल. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्लास 11. We have to find all this. We have to find the dimension of all this given in list number 1. First of all, we will find the dimension of gravitational constant G. वो हमें फोर्स के फॉर्मूले से मिल जाएगा. फोर्स यानी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ से हम G को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा G is equals to f r square upon mass 1 to mass 2. We all know the dimension formula of force, that is m1 l1 t minus 2 r square यानी l2 और ये हो जाएगा m1 यानी m2. Then our dimension formula of G will be ये 2 ये 1 यानी m minus 1 l3 t minus 2. Okay, so dimension formula of gravitational constant will be m minus 1 l3 t minus 2. It matches with second one. Now gravitational potential energy, we all know the dimension formula of energy, that is m1 l2 t minus 2. So gravitational potential energy का भी dimension energy के सेम ही रहेगा, तो इसका B का आ जाएगा 4 m1 l2 t minus 2. ओके, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें ए में 4 दिया गया है इसलिए एक फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया. सेकंड ऑप्शन में बी के साथ 1 दिया गया है लेकिन बी में 4 है, सो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया. अब हम सीधा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यानी जी, स्मॉल जी, इसका डायमेंशन हो जाएगा एक्सेलरेशन के बराबर. एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है m0 l1 t minus 2, तो g का भी डायमेंशन हो जाएगा m0 l1 t minus 2. सो d का आ जाएगा 3, a का 2, b का 4, d का 3. इट इज मैचेस विद द ऑप्शन नंबर
3. So our correct answer will be option number 3. Question number 40. Two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second respectively. The critical angle यानी चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स क्लास 12. अब हमें इस क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल निकालना है. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है sin IC is equals to n2 यानी n2 by n1 यानी हम sin IC को लिख सकते हैं n2 by n1. अब हमें यहाँ पे n2 n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिए गए हैं, हमें स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया यानी स्पीड दी गई है. हमें ये रिलेशन पता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो हम n2 by n1 को लिख सकते हैं v1 by v2. यहाँ से हमारा क्रिटिकल एंगल निकल आएगा sin IC इज इक्वल्स टू v1 यानी 1.5 into 10 to the power 8 अपॉन v2 यानी हो जाएगा 2 into 10 to the power 8. 10 to the power 8 10 to the power 8 कैंसिल हो जाएगा. 1.5 यानी 3 by 2 और by 2 यानी 3 by 4. sin IC is equal to 3 by 4, तो हमारा IC एंगल हो जाएगा sin इनवर्स 3 by 4. 3 by 4 यानी हो जाएगा 0.75, तो हमारा आंसर आ जाएगा sin इनवर्स 0.75 and it matches with the option number 3 sin inverse 0.750. Question number 41. A capacitor of capacitance, कैपेसिटर आ गया यानी चैप्टर नंबर 3 क्लास 12. Okay, capacitor of capacitance C is equals to 900 picofarad is charged fully by 100 watt battery B as shown in the figure A. Then it is disconnected from the battery and connected to the another uncharged capacitor of capacitance again 900 picofarad is as shown in the figure B. The electrostatic energy stored by the system B is. Okay, हमें इस केस की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर. पहले तो हमें V यानी कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. इस केस का कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. Here C1 is 900, V1 is 100, C2 is again 900 and V2 in this case is 0 upon C1 plus C2 यानी 900 plus 900. तो ये हो जाएगा 900 into 100, ये तो 0 हो जाएगा और ये 2 into 900 लिख सकते हैं हम इसको, यानी हमारा कॉमन पोटेंशियल निकल आएगा 50 वोल्ट. अब हमें ये 50 वोल्ट यहाँ पे पुट करना है. एनर्जी हो जाएगी हाफ C इंटू 50 स्क्वायर. अब हमें इस क्वेश्चन में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू रखनी है वो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू रखनी है. इसमें दोनों पैरेलल में दिए गए हैं. इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C, नॉट C बट 2C. तो हमें इस पूरे इक्वेशन को यानी हाफ इंटू 2 इंटू कैपेसिटेंस दिया गया है 900 इंटू 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10 to the power minus 6 जूल. ऑप्शन नंबर 4. A big circular coil of 1000 turns and average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per second. If the vertical component of Earth's magnetic field यानी चैप्टर नंबर 6 क्लास 12. ओके, सो क्वेश्चन में क्या हमें पूछा है? If the vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10 to the power minus
5 Tesla and electrical resistance of coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil will be. हमें I max निकालना है. I max का फॉर्मूला क्या है? E max अपॉन रेजिस्टेंस. अब E max यानी मैक्सिमम EMF, वो फॉर्मूला हमारी एनसीईआरटी में दिया है, NBA omega sin omega t, and for maximum EMF sin omega t will be 1. So maximum EMF का फॉर्मूला हो जाएगा NBA omega. So I max हो जाएगा NBA omega by R. Number of turns यानी 1000. Magnetic field 2 into 10 to the power minus 5 Tesla. A यानी एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस दी गई है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर, और ओमेगा हमें दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, और रेजिस्टेंस 12.56 ओम. इसको आप सोल्व करोगे तो मैक्सिमम करंट हमें मिल जाएगा 1 एम्पियर. ऑप्शन नंबर 4. Question number 43. 2 point charges minus Q and plus Q are placed at a distance of L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at distance R varies as electric field intensity. यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 12. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का रिलेशन पूछा है कि किस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वेरी करेगा. हमारी टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला हमें दिया है, E is equals to this minus P by 4 pi epsilon naught into R cube. यहाँ से हम लिख सकते हैं E is inversely proportional to R का क्यूब. हमें E और R का रिलेशन मिल गया. हमें यही पूछा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R कैसे वेरी करेगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 by R cube. क्वेश्चन नंबर 44. The area of rectangular field of length 55.3 meter and breadth 25 meter after rounding off the value for correct significant digit is. Chapter number 2 class 11 significant digit and rounding off. हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी. लेंथ हमें दी है 55.3 एंड ब्रेड्थ दी गई है 25. इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1382.5, यानी ऑप्शन नंबर 4. नहीं, हमें ये टिक नहीं करना है क्योंकि हमें राउंडिंग ऑफ करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है, फिर राउंडिंग ऑफ करना है, फिर हमें इसका आंसर टिक करना है. इसको हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंडिंग ऑफ करना है. मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट क्वेश्चन में है 2, यानी हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है. 8 5 से बड़ा है, यानी ये हो जाएगा 14 into 10 to the power 2 पॉइंट्स लेफ्ट साइड आएगा, यानी 10 to the power 2. यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉट ऑप्शन नंबर 4 बट ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 45. 2 pendulums of length 121 cm and 100 cm starts vibrating in a phase. At some instant, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibration of the shorter pendulum after which the two are again in the phase at their mean position is. Okay, first of all, this question is from chapter number 14, class 11. आइए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें 2 पेंडुलम्स दिए गए हैं, एक की लेंथ है 121 सेंटीमीटर और एक की लेंथ है 100 सेंटीमीटर. इनिशियली ये दोनों सेम फेज में है, और जब भी ये दोनों अपनी मीन पोजीशन में है तब ये दोनों सेम फेज में है, और हमें ये पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे शॉर्टर पेंडुलम के कि जब ये दोनों पेंडुलम एक बार फिर सेम फेज में आ जाएंगे. नंबर ऑफ वाइब्रेशन शॉर्टर पेंडुलम के हमें निकालने हैं. तो हमें ये पता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी टाइम पीरियड हमें इस क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं गया है,
इसलिए लेंथ दी गई है, इसलिए हमें टाइम पीरियड और लेंथ के रिलेशन से ये रिलेशन से हम ये लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L, यानी n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी n1 अंडर रूट L1 इज इक्वल्स टू n2 अंडर रूट L2, यानी हो जाएगा n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट L2 बाय L1। L2 है L2 यानी लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये है 100 और लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंडुलम इज 121, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। तो यहां से हमारा एक रिलेशन निकल के आया है n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 11 बाय 10, सॉरी 10 बाय 11, 10 बाय 11, यानी n1 यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लॉन्गर पेंडुलम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लॉन्गर पेंडुलम विल बी 10 एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम विल बी 11। वही हमें पूछा है नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, given below are two statements, one is labeled as assertion and other is reason. Okay, now first of all let's read the assertion. Assertion is the stretching of spring is determined by the shear modulus of a material of a spring, यानी ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 का है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 9। ओके, इस assertion में क्या हमें इस सेंटेंस में दिया गया है कि shear modulus stretching of spring is determined by shear modulus, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Now let's read the reason. A coil spring of copper has more tensile strength than steel spring of same dimension. ये गलत हो जाएगा, हमारी एनसीईआरटी में क्लियरली दिया गया है कि it means that steel is more elastic than copper, यानी स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कॉपर से, यानी ये रीजन गलत हो जाएगा। Then our answer for this particular question will be assertion is correct and reason is incorrect. So option number 4 is matching, A is true but R is false. Question number 47. From Ampere's circuitous law, for a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and outside region of the wire is. Okay, this question magnetic field and all are in chapter number 4 class 12। हमें ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का एज इट इज दिया गया है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि सर्कुलर कॉइल दिस द करंट I is uniformly calculate the magnetic field in the region R is less than A and R greater than A, और हमें ऑप्शन में भी यही पूछा गया है कि कैसे वो R के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो इधर ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस, फर्स्ट केस यानी R ग्रेटर देन A, यहाँ पे सेकंड केस में L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस केस then it will become linearly increasing till the surface यानी till the radius and this is for inside, यानी inside का हो जाएगा linearly increasing। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 तो कैंसिल आउट हो गए। नाउ फॉर आउटसाइड we have to check here question case number 1, here B is inversely proportional to R, यानी आउटसाइड इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा और एज पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यानी इनसाइड इट इज लिनियरली इंक्रीजिंग till the boundary and then decreasing one with the 1 upon R dependence for the outside region, यानी option number 4 is the correct one। Question number 48. The volume occupied by the molecules contained in 4.5 kg of water at STP if the intermolecular forces vanish away is volume हमें find करना है। ये question kinetic theory of gases का है, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स
into volume at STP यानी 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इंटू 22.4। मास हमें दिया गया है 4.5 kg, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 एंड 22.4। इसको आप जब सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5.6 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 49। A series LCR circuit with inductance 10 Henry, capacitance 10 microfarad and resistance 50 ohm is connected to an AC source of voltage V is equals to 200 sin 100t volt. If the resonant frequency of the LCR circuit is nu zero and the frequency of AC source is V, then okay, we have to find frequency of AC source and frequency of resonance. First of all, this question is from chapter number 7 class 12. अब यहाँ से हमें डायरेक्टली एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसको हम अगर ओमेगा मान ले, ओमेगा इज इक्वल्स टू 100, देन ओमेगा का अनदर फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एफ। यहाँ से हम एफ को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो ओमेगा 100 अपॉन 2 पाई, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स हमें मिल जाएगी 50 बाय पाई। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 में v की वैल्यू 100 दी है, ऑप्शन नंबर 2 में v की वैल्यू 50 दी है और ऑप्शन नंबर 4 में v की वैल्यू 50 दी है, यानी हमारे तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ से सिर्फ आप अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स निकालोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता देती हूँ। ओमेगा नॉट यानी 1/√LC हो जाएगा, ओमेगा यानी 2 पाई एफ नॉट यानी 1/√LC। यहाँ से एफ नॉट हो जाएगा 1/2 पाई √LC। इसमें आप L और C की वैल्यू पुट करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 50 बाई पाई, लेकिन ये करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50। The truth table for the given logic circuit is, this question is from chapter number 14 class 12. We have to find correct truth table for this given circuit. Okay, so let's draw the truth table. A and B are inputs and C is output. If first of all we will give both input as 0, यानी ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे नॉट गेट है यानी ये 1 हो जाएगा, ये 0 का 0 और ये 0। 0 0 is 0 in AND gate but 0 0 is 1 in NAND gate। यहाँ पे NAND गेट है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 1 0 is 1 in AND gate but 1 0 is 0 in NAND gate, so no। Now 1 0 in AND gate is 0 but here NAND gate is given, so 1 0 will also be 1, so 1 1 यानी हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। अब हम दोनों इनपुट्स 1 देंगे। पहले हमने दोनों इनपुट 0 दिए तो हमारा आउटपुट निकल आया 1। पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, 0 0 1 0 0 0 यानी ये ऑप्शन गया और 0 0 0 ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हम दोनों इनपुट 1 देंगे, A is 1 and B is also 1। Now 1 यहाँ पे नॉट गेट है ये इसलिए 0 हो जाएगा, 1 का 1 और यहाँ पे भी 1। 1 1 is 1 in AND gate but in NAND gate 1 1 is 0 and 0 1 is 0 in AND gate but in NAND gate 0 1 is 1 and here it is AND gate, so 0 1 हो जाएगा 0। यानी अगर हम दोनों इनपुट्स 1
रखेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 0। लेकिन इस ऑप्शन में दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 दिया गया, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ 2 इनपुट से हमारा आंसर निकल आएगा ऑप्शन नंबर 4। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारा नीट 2022 का पेपर सॉल्यूशन खत्म होता है। अब हम 2021 के सॉल्यूशन में मिलेंगे।